तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के दरवाजे सभी छोटे दलों के लिए खुले हुए हैं और बीजेपी को हराने के लिए वो ऐसी सभी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में गठबंधन सहयोगी रही पार्टियां कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की ओर एक बार फिर हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने ये तय करने को कहा है कि वो किस पक्ष में हैं। अखिलेश यादव ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि इन पार्टियों को तय करना चाहिए कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से। आपको बता दें कि आगामी चुनाव में गठबंधन की संभावनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा सभी छोटे दलों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियों की घोषणा हो गई है। 17 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। सत्र से पहले सोमवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने कोरोना प्रभावित परिवारों से लेकर होमगार्ड्स के परिवारों तक के लिए बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने फैसला किया है कि कोविड-19 महामारी में जिन परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए हैं ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद राज्य सरकार देगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। होमगार्ड्स की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। बड़ी खबर मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भगवा झंडा। सीएम बीरेन ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। जी आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मौजूदगी में मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास ने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्हें दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एन बीरेन सिंह दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्व की देखभाल की है और हाल ही में इस क्षेत्र के 5 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मणिपुर ने मोदी सरकार को मजबूत बनाने का वादा किया है। भाजपा में शामिल होने पर गोविंद दास ने कहा है कि अगले साल मणिपुर में राज्य के चुनाव होने हैं और मैं उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करूंगा। ये खबर देश में इसी साल 2021 में होने वाले जनगणना के साथ ही साथ जातिगत जनगणना की भी मांग उठने लगी है। बिहार की सियासत में जेडीयू और आरजेडी भले ही एक दूसरे के विरोधी हो, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दोनों ही दल एक मत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग उठाकर बिहार के साथ ही साथ देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने धूल राजनीतिक विरोधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मुलाकात भी किया था। वहीं अब नीतीश कुमार ने कहा है कि जातिगत जनगणना कराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखेंगे। साथ ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जातिगत जनगणना को कराने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। ये खबर भारत के अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा है कि भारत हमेशा संयम की आवाज, वार्ता का पैरोकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थक बना रहेगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे महत्वपूर्ण दिन बताया है और दुनिया के लिए भारत के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख भी किया है। और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा खूब गूंजा। नारा था सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का खेला होवे। इस नारे को पूरे देश में इतनी लोकप्रियता मिली है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने दीवारों पर इसका भोजपुरी वर्जन लिखवा दिया। अब यूपी में खेला हुई तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि बंगाल के चुनाव बीतने के बाद टीएमसी सरकार बनाने की हैट्रिक लगा चुकी है, लेकिन इस लोकप्रिय नारे को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। अब पश्चिम बंगाल सरकार 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाने जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। पेगासस, कुपोषण और चीन के मुद्दे पर रहे हमलावर। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आने वाली कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अपनी सक्रियता बढ़ाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि वो बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण बिल पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने साथ ही कुपोषण का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि भारत के कुपोषित 9 लाख बच्चों में से 4 लाख उत्तर प्रदेश के हैं। सरकार इनके लिए क्या कर रही है। संसद के मानसून
सत्र के बार बार स्थगित होने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मौजूदा गतिरोध के लिए नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि संसद में कामकाज नहीं होने के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद ने संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी दल पेगासस मुद्दे, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लोगों की मौत, किसानों के आंदोलन सहित कई मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये शुरुआत है, आने वाले 2024 की तस्वीर है। ये द्योतक है कि इन सभी 17 पार्टियां और लगभग 60% से ज्यादा भारत की जनसंख्या एक नए संकल्प, एक नए इरादे, एक नए उद्देश्य से वापस आज आगे बढ़ी है। उसके बाद जैसा आपने देखा कि जब बजट की ऐसी मार पड़ेगी, जब महंगाई और मोदी इस प्रकार से देश के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे, जब महंगाई और मोदी दोनों देश के बजट को बिगाड़ देंगे, जब महंगाई और मोदी महिलाओं की बचत को गायब कर देंगे, जब महंगाई और मोदी देश के जीडीपी को छोड़कर एक दूसरे जीडीपी के घोड़े पे सवार हैं जो बढ़ती ही जाती है, गैस, डीजल और पेट्रोल, तो हमको ये बताना है देश को कि अभी सिर्फ साइकिल बची हुई है। क्या पता कल भविष्य में साइकिल का क्या करते हैं, ये टायर का या किसी और अंग का क्या खिलवाड़ करते हैं। लेकिन आपने जो पीठ रीढ़ की हड्डी में मार दी है आम आदमी को, उसके लिए पूरे देश को बताना जरूरी है। इसलिए कई सांसद आपके समक्ष कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से यहाँ आए हैं और आपको बताने के लिए आए हैं कि ये हम सब उन भारतवासियों के साथ खड़े हैं, उन महिलाओं के साथ खड़े हैं जिन पे ये चोट एक बहुत बड़ा प्रहार है। दोस्तों, मैं अंत करूंगा अपनी बात को आपको पुरानी लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात याद दिला के। पुरानी का मतलब ये नहीं कि महत्वपूर्ण आज इस क्षण में नहीं है, हर क्षण में है। 23 करोड़ लोग इस निकम्मी सरकार के दौरान गरीब रेखा के नीचे चले गए हैं। 230 मिलियन, 23 करोड़, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। 230 मिलियन एंड 23 करोड़, ये भयानक आंकड़ा है। कहाँ गए हैं? गरीब रेखा से नीचे। जानी चाहिए कीमत को नीचे गए हैं ये लोग, गरीब रेखा से नीचे। और आपको याद है कि हमारे 10 साल के कार्यकाल में 27 करोड़ उसी रेखा के ऊपर आए थे। इस वक्त 2-2.5 महीने, अप्रैल मई में, सिर्फ 2 महीने की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने जितने भी रोजगार के तरीके हैं वो खो दिए।